हरियाणा में निवेश को लेकर इस समय सरकार जो प्रयास कर रही है, इससे प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा, इसी पर होगी चर्चा। इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई दौरे के दूसरे दिन के दिन अब 20 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में निवेश बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। अब ऐसे में इसके साथ साथ प्रदेश को निवेश के अनुकूल बनाया जाए और उद्योगों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के प्रस्ताव को भी सरकार ने उद्योगपतियों के सामने रखा है। अब ऐसे में इस पर अब हरियाणा की राजनीति में एक जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि इससे प्रदेश को कितना लाभ मिलेगा। इस पर मैं अहम सवालों के साथ चर्चा करूं अपने खास मेहमानों के साथ, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। हरियाणा में इस समय एक चर्चा जो जोर पकड़ रही है वो ये है कि प्रदेश को निवेश का हब बनाया जाए, और सरकार के अनुसार प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मुंबई दौरे के दूसरे दिन 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरियाणा में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, लॉजिस्टिक्स, कृषि उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को अप्रैल 2027 में आयोजित होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार केवल निवेश पर चर्चा करने नहीं, बल्कि उद्योगों के साथ साथ दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव लेकर भी आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा सरकार प्रदेश को निवेशकों के लिए और ज्यादा अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी में वाहन, बैटरी, चार्जिंग प्रणाली तथा रिसाइकलिंग, आईटी और आईटीएस में एआई, साइबर सुरक्षा और क्लाउड, फिनटेक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में कोल्ड चेन, गुणवत्ता परीक्षण, मूल्य संवर्धन और वैश्विक ब्रांडिंग पर भी बल दिया जाएगा। नायब सिंह सैनी की ओर से निवेश को बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी निवेश के दावों पर सरकार की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से जो सवाल किया जा रहा है वो ये कि 10 महीने पहले हुए नायब सिंह सैनी के जापान दौरे से आखिर क्या मिला है। तो वहीं इस मुंबई दौरे से प्रदेश में कितना निवेश बढ़ता है या फिर प्रदेश निवेशकों के लिए कितना अनुकूल बनता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अब जो अहम सवाल है वो आपके सामने रखता हूं, और सवाल ये कि हरियाणा सरकार के निवेश प्लान से क्या बदलने वाला है। पहला सवाल ये है। सवाल नंबर 2, प्रदेश में निवेशकों के लिए क्या संभावनाएं हैं, कितना अनुकूल है हमारा हरियाणा निवेशकों के लिए। सवाल नंबर 3, हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से कितना निवेश बढ़ेगा, और अभी तक सरकार ने कितना निवेश हरियाणा में वादा किया है कि हम लेकर आएंगे। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से, क्योंकि प्रयास नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश को अनुकूल बनाया जाए निवेशकों के लिए, और कितना निवेश अब तक सरकार लेकर आ पाई है, और सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं निवेश को लेकर, और अभी जो तमाम ताज़े दावे हैं उनकी डेडलाइन है क्या, इस पर भी हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा हम करने वाले हैं। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा केंद्रित आज रहेगी कि भाई हरियाणा में इस समय निवेश को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आने वाले समय में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा हरियाणा। निवेश पर सरकार का फोकस है। ग्राफिक्स देख लीजिए। मुंबई में मुख्यमंत्री का आज दौरा और दूसरा दिन उद्योगपतियों को अप्रैल 2027 के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि काफी खास ये रहेगा हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2027, जिस पर जोर है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि हरियाणा
निवेश का हब बनेगा और निवेशकों के अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर पर चर्चा भी हुई है इस दौरान। और इसके अलावा बात करें तो लॉजिस्टिक के अलावा कृषि उद्योग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर भी सरकार फोकस कर रही है। लेकिन विपक्ष का एक रुख है कि सरकार की तरफ से अभी तक जो दावे पहले किए गए थे निवेश को लेकर, ये कोई पहली बार नहीं है कि सरकार ने हरियाणा को निवेश हब बनाने की बात कही हो। इससे पहले जो दावे किए गए थे कि 2024 तक कितना निवेश हम लेकर आएंगे, 2026 तक कितना निवेश हम लेकर आ पाएंगे, आखिर उनका क्या हुआ, इसे लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हरियाणा की राजनीतिक फिजाओं में चर्चा इस बात की भी है कि भाई अब तक बीजेपी के राज में कितना निवेश आ पाया है हरियाणा में, एक ये भी सवाल है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि सरकार का फोकस ये है कि प्रदेश को निवेश का हब बनाया जाए, निवेशकों के लिए अनुकूल बनाया जाए। और एक और बात जो सरकार ने कही है वो ये है कि हमने गैर जरूरी नियम भी खत्म किए हैं। करीब करीब 140 गैर जरूरी नियम खत्म किए हैं। 10 नए IMT हम बनाएंगे और ये वो नियम खत्म किए गए हैं जो जटिलताएं पैदा कर रहे थे किसी भी निवेशक के लिए जो हरियाणा में निवेश करने की इच्छा अपने मन में रखता हो। तो ये कई चीजें हैं जो कि बदली हैं, जो सरकार का क्लेम है। और सरकार की तरफ से, क्योंकि जब मैनिफेस्टो बीजेपी का था तो प्रोक्लेम किया गया था कि निवेश का हब बनाएंगे, तो अभी तक निवेश को लेकर जो प्रीवियस कमिटमेंट्स थी वो कितनी पूरी हो पाई हैं, ये भी एक अपने आप में चर्चा का विषय है। और इन्हीं विषयों पर चर्चा करूंगा। हमारे तमाम खास मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पैनल के साथ चर्चा इसी बात पर होगी कि सरकार का जो दावा है उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी सरकार। क्योंकि बात मैं 2027 की करूं तो हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक इवेंट होगा। हमारे साथ इस समय नवीन केडिया प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं और विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता INLD हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ पैनल में होंगे। अभी फिलहाल आप दोनों का, विजेंद्र रेड्डी जी और केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। अभी जो जानकारी मिल पा रही है केडिया साहब, आपके साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है कि हम हरियाणा को निवेश का हब बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि कई प्रीवियस कमिटमेंट ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की जो ये कहती हैं कि हमने 140 गैर जरूरी नियम खत्म कर दिए जो चले आ रहे थे, जो जटिलताएं पैदा कर रहे थे। केडिया साहब नमस्कार। आपके माध्यम से आपके सभी पैनल के दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्टों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा नमस्कार। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है ये हर बार कोई ना कोई नया अक्सुभा छोड़ते हैं। मैं आदरणीय CM साहब और मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी के से अनुरोध करूंगा कि 2016 में एक हैपनिंग हरियाणा के नाम से एक सम्मेलन किया गया और लाखों करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई। अब 2027 में या 29 में फिर हैपनिंग हरियाणा का ये मॉडल लेकर के आएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2016 के अंदर जो हैपनिंग हरियाणा, जो आज इन्होंने मेकिंग हरियाणा का नाम देने जा रहे हैं, उस हैपनिंग हरियाणा में जितने लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई थी, धरातल पर कितनी फैक्ट्री और कितने मेरे हरियाणा के नौजवानों को उसमें रोजगार मिला और कितने रुपए का निवेश हुआ, उसका एक विवरण हरियाणा की जनता की पटल पर रखें। मैं ताकि ये पता लग सके कि 2016 के निवेश में कितने लोगों को रोजगार मिला। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर या भारत सरकार की कोई फैक्ट्रियों की बात करें तो वो केवल NCR के क्षेत्र को ही ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। क्या कभी इन्होंने सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नूंह, इन क्षेत्रों का कोई हरियाणा से वास्ता नहीं है?
कोई बड़ी फैक्ट्री इन क्षेत्रों में देने की, या इन क्षेत्रों के जो रोजगार नौजवान साथी हैं वो रोजगार के काबिल नहीं है, या क्या कारण है कि इन क्षेत्रों में ये बड़ी फैक्ट्रियों के बारे में विचार नहीं करते? चाहे मैं ये बात करूंगा कि रोजगार तो पूरा हरियाणा के बच्चों के लिए है, तो हमारे इन क्षेत्रों में भी कोई फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं 1,10,000 के समथिंग निवेश की बात कर रहे हैं आदरणीय सीएम साहब ने जो भी मीटिंगें ली हैं, और 5 लाख करोड़ रुपए का इनका टारगेट है। देखिएगा, एमयू साइन होना एक विषय है, धरातल पर उतरना दूसरा विषय है। रोजगार सृजन होना, फैक्ट्रियां लगना और उन फैक्ट्रियों के माध्यम से हरियाणा डेवलपमेंट की ओर जाना तीसरा विषय है। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है, और धरातल पर कुछ उतरता है। इसलिए इनकी बातों पर अब हरियाणा की जनता विश्वास करना कम कर गई, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होता कुछ नहीं है। तो मेरा केवल एक ही मांग है कि 2016 के निवेश की जो आपने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, उसका धरातल पर क्या रिजल्ट आया है? ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। आईएनएलडी प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में बातचीत की है उद्योगपतियों के साथ, निवेशकों के साथ, और एक प्रोक्लेम ये कि हम प्रदेश को अब निवेश का हब बनाने जा रहे हैं। और बात निवेश की होती है तो मेरे हरियाणा के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि सबसे अच्छी बात है कि अगर सरकार की तरफ से निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन एक ये अहम सवाल कि सरकार की तरफ से जो एक बात कही गई कि हमने 140 गैर जरूरी नियम खत्म किए हैं ऐसे जो कि जटिलताएं पैदा कर रहे थे, वो अभी तक क्यों ये नियम जो है वो रनिंग में थे? अभी तक क्यों इन नियमों को इग्नोर किया जा रहा था? फिर अगर ये इतने ही जटिल थे तो क्यों अभी तक जटिलताएं निवेशकों के सामने रखी जा रही थी? रेड्डी साहब। बसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। आज तक 140 नियम चले हुए थे, न केवल ये 140 नियम चले हुए थे जो कि गैर कानूनी थे, गैर जरूरत के थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं, जैसे बीएनएस की इन्होंने बीएनएस बनाया अभी भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी बहुत सारे कानून ये कहते हैं कि हमने उनको समाप्त करने का काम किया है। और भी जो न्याय संबंधी जितने भी हमारे जो ना आईपीसी कोड वगैरह को चेंज करने का काम किया, उसमें भी इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे कानून चेंज करने का काम किया। लेकिन वास्तव में जो आज तक चल रहे थे ये, तो उन लोगों ने इनको भुगतने का काम किया, इनको शुरू से ही खत्म किया जाना चाहिए था। खैर चलो, समय के अनुसार इन्होंने अब खत्म कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन कानून खत्म करने से बसंत जी कोई आराम और कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आपका तंत्र, प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप कानून ज्यादा बना दीजिए या कम रख लीजिए, सर्वप्रथम आपको करप्शन के ऊपर लगाम लगानी होगी। क्योंकि कोई भी उद्योगपति आता है, जब किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और एक छोटे से कर्मचारी जब चपरासी तक उसको बाहर बिठा करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अपमान सहन करना पड़ता है। और हरियाणा प्रदेश में आज बगैर सेवा के कोई भी फाइल आगे नहीं सरकती है। सबसे पहली फैसिलिटी तो मैं कहता हूं, कानून समाप्त कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन करप्शन को समाप्त करो। सबसे बड़ी बात यह है, अगर करप्शन समाप्त होगा तो कानूनों की पालना की जा सकती है। ऐसी कोई बात नहीं होती। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनकी अपनी टीमें होती है, वो हर चीज को पूरा कर लेते हैं, लेकिन करप्शन को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। नंबर 2, किसी भी कार्य के लिए देखिए, जहां कोई बड़ा उद्योग जाता है, मेरे पास एक आंकड़ा है दिसंबर 2025 का, ये इसमें दिसंबर 2025 पेपर में पब्लिश हुआ कि हरियाणा प्रदेश में 2025 तक 1446 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। अब हमारे प्रदेश की ऑलरेडी जो सेटअप थी लगभग 1450 फैक्ट्रियां, वो बंद क्यों हुई? क्या रीजन था वो बंद होने का?
तो ये इस तरह की बंद हुई है तो किसी न किसी प्रॉब्लम में, समस्या में ही कोई उद्योगपति अपनी फैक्ट्री को बंद करके दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, और वो उसकी जो कमियां है वो बिल्कुल सबके सामने कमियां होती है। सबसे बड़ी बात जैसे मैंने बताया करप्शन की होती है, और दूसरी बात होती है क्राइम की। आज हरियाणा प्रदेश में इतना क्राइम है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, और चाहे और कोई उद्योगपति हो। आज मेरे जींद में, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ भी 3 डॉक्टरों को धमकी मिली हुई है 10 दिन की, या तो 10 दिन में 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए जमा करवा दीजिए, और नहीं तो मौत के लिए तैयार रहिए। आखिर एक बड़ा उद्योगपति जिसका बहुत लंबा चौड़ा लेन देन होता है, इस तरह की धमकियों को कैसे बर्दाश्त करेगा? पहले तो हरियाणा प्रदेश को एक शांति प्रिय प्रदेश उनके सामने जब हम प्रस्तुत करेंगे, और हमारे प्रस्तुत करने से, सरकार के कहने से बात नहीं बनने वाली है। जब कोई हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई उद्योगपति, तो वो सारा सर्वे करते हैं, देखते हैं। रेड्डी साहब, दिसंबर 2025 तक की जो बात आपने कही कि 1446 फैक्ट्री बंद हुई, अब इसके पीछे का कारण क्या ये था कि वो खुद ही उद्योगपति अपनी फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट कर गए, या फिर मानकों को वो पूरा नहीं कर रहे थे इसीलिए सरकार का डंडा चला है? नहीं, मानकों को पूरा करते तो फैक्ट्री सेटअप नहीं होगी, फैक्ट्री लगेगी ही नहीं। क्योंकि ये वो समय रहता है ना जब प्रदूषण बोर्ड भी अपना काम करता है, जब कई नियमों की अनदेखी की जाती है, तो उसके बाद जो है कई नोटिस भी दिए जाते हैं, कई फैक्ट्री बंद होती है, ये वो वाला समय होता है। रेड्डी साहब, ये तो आपको भी अच्छे से पता है। ऐसा है, ये मुझे पता है बसंत जी, मैं समझता हूँ इस बात को भी। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं बसंत जी, मैं गारंटी के साथ आपके चैनल के ऊपर कह रहा हूँ, आप हरियाणा सरकार का किसी भी कार्यालय में मुझे भेजिए इंस्पेक्शन के लिए, मैं उसमें लाख कमियां निकालूंगा। मैं निकाल दूंगा, मैं भी निकाल दूंगा, हर जगह निकाल दूंगा, चाहे सफाई की कमी हो, चाहे रिकॉर्ड की कमी हो, चाहे डाटा की कमी हो, निकलेगी कमियां। लेकिन उसको समझा बुझा करके दुरुस्त करवाना एक अलग बात होती है, और उसके आधार पर उसके करप्शन में डूबना, उसको भ्रष्टाचार करना, उसके साथ पैसे मांगना, रिश्वत मांगना, तो इससे लोग ज्यादा तंग होते हैं। नियम पूरा करने में किसी भी उद्योगपति को मेरा मानना है कोई दिक्कत नहीं होती, यदि सही प्रकार से उसे पूरा करवाया जाए। और उसमें अगर जटिलताएं कम हो तो, ज्यादा माथापच्ची किसी निवेशक के लिए होगी तो जाहिर सी बात हो प्रदेश में क्यों निवेश करेगा भाई? जी बिल्कुल यही बात है। हाँ। तो हमें जो है ना ये भरोसा दिलवाना होगा कि आपको जैसे मुख्यमंत्री जी ने कही है कि बिल्कुल सरल बना दिया जाएगा, और एक ही विंडो से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने का काम होगा। रेड्डी साहब, आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ केसी मलकानिया साहब हैं। केसी मलकानिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मलकानिया साहब हरियाणा की राजनीति को क्योंकि अच्छे से ऑब्जर्व भी करते हैं, और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, धरातल पर क्या है, इस पर नजर भी रखते हैं। मलकानिया साहब, निवेशकों के लिए प्रदेश में व्यवस्था को सरल बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन 2016 का हवाला देते हुए यहां पर कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता कि वो जो एक बहुत बड़ा इवेंट था भारतीय जनता पार्टी का कि हम निवेश लेकर आए हैं, उसका एग्जीक्यूशन का क्या हुआ? और मलकानिया साहब, आपकी नजरों में हरियाणा कितना अनुकूल है निवेशकों के लिए, अगर किसी को हजारों करोड़ रुपए हरियाणा में निवेश करने हो तो? रेड्डी साहब। संजय, आपको और सब वक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरे से पूछ रहे हो क्या? नहीं, रेड्डी साहब आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मलकानिया साहब से। जी। तो हरियाणा में जो बहुत अच्छी तरह फले फूले बहुत उद्योग लगे हैं। पानीपत में इंडस्ट्री हुई, अम्बाला में साइंस इंडस्ट्री के लिए प्रफुल्लित हुआ, गुड़गांव में बहुत सी इंडस्ट्रियां लगी हैं, और मिनी कार के लिए दूसरी मारुति के लिए था। परंतु जब औद्योगिक अनरेस्ट हो जाता है तो जो उद्योगपति है वो बहुत संकट में चला जाता है। जो भी उद्योगपति है उसके लिए सस्ती जमीन और हरेक काम जो है वो समय पर होना बहुत जरूरी है, और वहां पर जो है औद्योगिक सुविधाएं होने बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं HSID है, वो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करते हैं। अब पंचकुला के बरवाड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए हैं, तो उसका ऐसा है कि बहुत सी सुविधाएं दे रखी हैं, बहुत सी सुविधाएं सरकार ने दे रखी है, वो बहुत सी हैं। परंतु आजकल देखो सब जितने भी सीवरेज नाले हैं वो ओवरफ्लो जा रहे हैं, सारा कुछ वो गंदगी चारों तरफ पड़ी। अब नया इंडस्ट्री एरिया बना, फर्स्ट फेज बना, सेकंड फेज बनने वाला है। हाँ। इसके साथ साथ
जो भी हर साल जो है मेंटेनेंस के चार्ज नाम पर प्लाट से हजारों रुपए लिए जाते हैं। जैसे आप सीवरेज की लाइन को चौड़ा कराना है, कहते हैं आप ज्यादा इंडस्ट्रिया हो गए तो सीवरेज लाइन बड़ी डालनी पड़ी, तो जो लाइन आप डालेंगे उसका खर्चा भी जो उपभोक्ता इंडस्ट्रियलिस्ट पे डाला जाता है। और इस प्रकार इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ HSIDC को हर साल मेंटेनेंस चार्जेस के साथ साथ बिजली पानी के दूसरे खर्चे भी देने पड़ते हैं। और बहुत सारे छोटे उद्योगपति होते हैं जिनके पास जो है अपनी जो काम के लिए किराया निकालने पर मुश्किल हो जाता है, और उसके पास हर साल 15-20 हजार रुपया मेंटेनेंस का लग जाए, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स एक जो नगर निगम द्वारा गार्बेज टैक्स 20-25 हजार गार्बेज टैक्स लगाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है जब इंडस्ट्रीज में लोकल एम्प्लॉयज होता है और थोड़ी सी ट्रबल हो जाती है तो वहां से हड़ताल हो जाती है और लोकल सपोर्ट उन्हें मिल जाती है। तो लोकल सपोर्ट के कारण मैंने देखा ये 1-2 इंडस्ट्री में ऐसी दुर्घटना भी हुई जहां किसी प्रबंधक को जवाब दिया गया, परंतु चलो वो पुरानी बात है। परंतु ये जो औद्योगिक अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टरी राज नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ उद्योगपतियों का सम्मान होना चाहिए। वो आपके प्रदेश में आए हैं, रोजगार दे रहे हैं, उन्हें दफ्तर के बाहर खड़े होकर लाइनें नहीं लगानी चाहिए, और जो भी उनकी समस्या है उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए। ठीक है, और बस जाते हैं बाहर से हम उद्योग लाने की बात करते हैं, कितने करोड़ों का उद्योग आ रहा है, इतना निवेश होगा, परंतु धरातल पर उतना नजर नहीं आता जितनी की दावा किया जाता है। इसलिए जो दावे हैं वो धरातल पर उतरे, उसके लिए हमें ठीक है मलकानिया साहब, आपके पास मैं लौटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप अहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर अब अजीत एनसीआर हरियाणा पर आपका। अहलावत साहब, पहला सवाल तो यही कि निवेश को लेकर आपको पता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय मुंबई में मौजूद हैं, और साथ ही अब मुंबई में क्योंकि आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई है निवेशकों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2016 में जो निवेश की बात कही गई थी उसका ग्राउंड एग्जीक्यूशन क्या है अभी तक। हम आने वाले निवेश को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले जो दावा किया गया था निवेश को लेकर उसका एग्जीक्यूशन कितना हुआ। INLD प्रवक्ता कह रहे हैं दिसंबर 2025 तक तो 1446 फैक्ट्री ऐसी बंद हो गई जो अपने निवेशकों को छोड़कर उद्योगपति चले गए। अहलावत साहब, प्रदीप अहलावत जी, प्रदीप अहलावत जी सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल ऑडियो जो है उनका नहीं मिल पा रहा है। अब कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ, तो कांग्रेस प्रवक्ता से प्रतिक्रिया ले रहा हूं, उसके बाद प्रदीप अहलावत जी के पास जाऊंगा। हेलो, हाँ जी अहलावत साहब सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए वीरेंद्र जी, बसंत जी। अहलावत साहब, सवाल मेरा यही था कि अब आपको अच्छे से पता है कि अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्योंकि एक बैठक की है और इस बैठक के माध्यम से यह दावा किया गया है कि हरियाणा को सशक्त बनाना है इस चीज में कि निवेश का हब बने। अब कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि भाई 2016 का जो निवेश का प्लान था उसका एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर कितना हुआ है। अहलावत जी सुन पा रहे हैं? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हैं। अभी फिलहाल जो दुरुस्त नहीं हो पाई है, अभी फिलहाल ऑडियो लेवल जो है वो बहुत स्लो है। अभी देखते हैं कि क्या टेक्निकल खामी है और उसके बाद सवाल का जो जवाब है मैं लूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार हमारे साथ हैं। अभी फिलहाल केडिया साहब 2016 का जो आपने जिक्र किया, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं इस बात में पूछूंगा जरूर, लेकिन अभी फिलहाल 2026 में जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि 2027 का जो इवेंट होने वाला है हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, तो सर इसे किस तरीके से कांग्रेस देखती है कि प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मौका है या फिर केवल और केवल दिखावा है? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी निवेश के कभी खिलाफ नहीं थी, कभी कांग्रेस पार्टी निवेश के खिलाफ थी,
लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ा चढ़ा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो धरातल के ऊपर नजर नहीं आता, तब दुख होता है कि ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं। आज हालात ये है कि आप पटवारी के पास चले जाओ जमीन की फर्द लेने के, जबकि ये ऑनलाइन की बात करते हैं, अभी सब कुछ ऑनलाइन है। आप एक बार दफ्तर में बिना जाए तो वो ऑनलाइन नहीं निकलता, इनका सर्वर नहीं चलता। और वहां दफ्तर में जाओ तो वो पहले तो 50-100 रुपए की बात हुआ करती थी, आजकल वो 5,000 से तो स्टार्ट होती, और 50,000 और लाख रुपए तो ऐसे मांगते हैं जैसे कोई 10 रुपया मांग रहे हो। मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। चाहे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे नगर परिषद डिपार्टमेंटों में चले जाओ, चाहे आप कहीं चले जाओ, ये सिंगल विंडो की बात करते हैं। तो कांग्रेस की सरकार में ये सिंगल विंडो के माध्यम से प्लाट अलाट किए गए थे, 600 रुपए 800 रुपए गज में सस्ती दरों पर प्लाटों को अलाट किया इंडस्ट्री में। गुड़गांव के बहुत सारे इलाकों में सेक्टर 5 था या 7 था, या ये जब उस टाइम अलॉटमेंट हुई थी, ये 600 700 1000 रुपए गज में दिए गए थे। आज ये लाखों रुपए गज की बात हो रही है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक जिसके दिमाग में एक प्रोजेक्ट आया है, वो इतनी हैवी अमाउंट लगा करके उस प्रोजेक्ट को जब करने की बात करता है, और जब इन डिपार्टमेंटों के उद्योग विभाग के और इनके चक्कर काटता है, तो वो पागल हो जाता है। और इनके जो पीआरओ है, उनकी हालात आप देखो तो वो ऐसे घूमते हैं जैसे मुंशी घूमता, जो कि करोड़ों रुपए जिन्होंने इन्वेस्ट करने हैं, उनको कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता। तो ये जब तक आप चपड़ासी से लेकर के ऊपर तक, अगर चपड़ासी को 100 रुपए या 500 रुपए नहीं दिखाओगे तो वो कुर्सी नहीं देता, पानी नहीं पूछता आपको, आप बैठे रहो चाहे सारा दिन। तो ये जो बात है हरियाणा की, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो आपसे। दूसरी बात क्राइम की कर रहे हो। आज जैसे मेरे साथी इनालोके ने बताया, जींद के अंदर आपको हैरानी होगी, मेरा जो सिरसा इलाका, मैं सिरसा से आता हूँ, वो सबसे शांत इलाका कहा जाता है पूरे हरियाणा में, जहाँ बड़ा उद्योग कोई नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ का जीवन खेती पे आधारित जीवन, खेती की फसलों से जीवन है, और बड़ा शांत इलाका है। आज उस सिरसा के अंदर 30 से 35 लोगों को थ्रेटिंग आई हुई है, इतने रुपए भेज दो, और उनके घरों में पुलिस को बिठा रखा है, पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए। ये हालात सिरसा के हैं। आप कहाँ इंडस्ट्री की बात करें, किसकी बात कर रहे हो? जब तक आप इन दो चीजों पे कंट्रोल नहीं करोगे, आप कितने भी एमओयू साइन करा लें, कितना भी प्रचार कर लें, धरातल पर कुछ नहीं होगा। धरातल पर तभी होगा जब शांति होगी, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे वातावरण होगा, अच्छे आपको सुख सुविधाएं दोगे। आपकी सड़कों की तो हालात देख लो शहरों में, एक NHI और NH हाईवे को छोड़ दो, बाकी सड़कों का हाल देख लो आप, क्या हाल है। खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डे है। आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? आप कितना भी एमओयू कर लो, जब तक आप इंडस्ट्रियलिस्ट को हर तरह की सुविधाएं नहीं दोगे। अभी मेरे साथी ने कहा 1440 फैक्ट्रियां 2025 में रिपोर्ट आई थी कि बंद हो गई। ठीक कितनी हरियाणा में? अगर 1440 बंद हो गई, और तो है कितनी इंडस्ट्री? हमारे तो यहाँ पे बची नहीं। एक GTM हुआ करती थी, गोपीचंद टेक्सटाइल मिल, वो रोज वो बेचारे घूमते रहे, वो बंद हो गई। एक कम से कम 10,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए, एक फैक्ट्री बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? रोज सरकार के अफसर खड़े रहते थे उनके सिर के ऊपर, आखिर में वो बंद ही कर दी। तो ये सिस्टम। प्रदीप अहलावत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। अहलावत साहब सुन पा रहे हैं आप? सर माफी चाहूंगा, टेक्निकल वजह से मैं अच्छे से जुड़ नहीं पाया था। हाँ नहीं, अभी आपको आवाज आ रही है अहलावत साहब? अब आवाज दुरुस्त है कि नहीं है? अभी ठीक है भाई साहब। जी भाई। सर सवाल मेरा यही आपसे कि भाई अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुंबई में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और ये बात कही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कि हमें एक लक्ष्य हमें तय करना है। ये तय किया जा चुका है अगर मैं कहूं तो हरियाणा सरकार की ओर से कि भाई हमें अब हब बनाना है निवेश को लेकर हरियाणा प्रदेश को।
सर एक सवाल मेरा रहेगा जापान को लेकर 10 से 11 महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरे पर थे, आपको ये तो ज्ञात होगा या नहीं होगा, और 1,185 करोड़ के निवेश की बात हुई थी सर, और 13,000 को रोजगार देने की बात हुई थी। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, वैसा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सबको प्रणाम करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आप एक ऐसा सकारात्मक मुद्दा आपने टीवी चैनल के माध्यम से लेकर आए। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि नेगेटिव न्यूज को ही बहुत सारे चैनल्स प्रमोट करने पे लगे हुए। यह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हर हरियाणा वासी के लिए महत्व रखता है, क्योंकि देश में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी और वो इन्वेस्टमेंट जिलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। आपने जापान की जो बात की है, मैं जापान की ही नहीं बात करूंगा। पिछले 12 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मनोहर लाल जी उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी और वो मुख्यमंत्री रहे थे। उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने इस बात की महत्वता को समझा कि हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे अपने लोग भी जो विदेश में रहते हैं, देश का नेतृत्व जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी, तब से लेके उससे पहले इस बात को याद ही नहीं किया जाता था, भुला दिया गया था कि हमारे जो भाई हैं, एनआरआईज हैं, जो विदेशों में दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, हम उनको अपने से कैसे जोड़े। उसी कड़ी को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में शुरू की, माननीय मनोहर जी ने प्रदेश में शुरू, और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार उसे आगे बढ़ा रही। हमारे माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक यहाँ पर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग से एक विभाग बनाया गया, उसको फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एक मंत्रालय बनाया गया और उसके अंदर सब उन पेचीदगियों को समझा गया कि प्रदेश के अंदर निवेश लेके आने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, और लगातार उस बात पर चर्चा करके और जो जो चीजों की जरूरी थी उनको आगे बढ़ाया गया। इसी कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नायब जी दोनों विदेश के दौरों पे भी रहते हैं और यहाँ पर भी। सर एक छोटा सा सवाल ऐड करूंगा एलावत साहब, एक छोटी सी माफी के साथ एक छोटा सा सवाल ऐड करूंगा। आपने कहा कि 2014 के बाद से आपकी सरकार है प्रदेश में, 12 साल हो चुके हैं सर। अभी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमने तो 140 गैर जरूरी नियम खत्म किए हैं, तो पिछले 12 सालों में ये नियम खत्म नहीं हुए थे क्या? तो पिछले 12 सालों से जटिलताएं पैदा कर रहे थे या ये मानूं मैं बताता हूं भाई साहब क्या है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक रात में एक दिन में बदलाव नहीं आते, चुनौतियां सामने आती हैं, फिर उनके समाधान खोजे जाते हैं, फिर उन्हें लागू किया जाता है। आज के दिन पूरे देश में हरियाणा, अगर हम एफडीआई की बात करें तो 6ठे नंबर पर, छोटी जनसंख्या, छोटा क्षेत्रफल का प्रदेश होने के बावजूद हम 6ठे नंबर पर एफडीआई इन्वेस्ट करते हैं। हमसे आगे गुजरात, महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश हैं। हमारे पिछले अगर 2000 अप्रैल 2000 से लेके और मार्च 2026 की बात करूं तो 1,41,402 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा के अंदर हुआ है। तो पूरे देश का 4 से 5% इनफ्लो हमारा है इसके अंदर। हम धीरे धीरे जैसे जो आप चलिए ठीक है, अलावा साहब जो बात कह रहा था जी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो जटिलताएं हैं वो खत्म करने की प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। अब एक छत के अंदर जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर पैसा निवेश करना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग दफ्तरों से अलग अलग एनओसीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व की सरकारों में ऐसा होता था कि कोई पैसा अगर निवेश करने की कोशिश करता था तो थक कर हार कर बैठ जाता था। अपना पैसा, अपनी मंशा, अपनी जो उनकी भावना होती थी वो सारी क्षीण हो जाती थी, क्योंकि चक्कर काट काट के वो लोग थक जाते। यह अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी खुद जो बड़े प्रदेश हैं, जो बड़े हमारे इकोनॉमी के सेंटर हैं, जो मुंबई जाना उसी कड़ी का एक हिस्सा है। वहां पर जो उद्योगपति हैं उनसे बात करना, उनको ये विश्वास दिलाना
कि हरियाणा के अंदर उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाँ, यहाँ का माहौल, क्योंकि हरियाणा अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम दिल्ली के 3 तरफ हैं। दिल्ली देश की राजनीतिक राजधानी है और यहाँ पर देश की जो राजधानी के 3 तरफ गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे हमारे बड़े महानगर, अब भी केएमपी बनने से और यूईआर बनने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में बिछाया है, मुंबई एक्सप्रेसवे, जो यहाँ से बाय रोड कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि व्यक्ति या सामान मुंबई से एक दिन के अंदर दिल्ली आ सकता है, वो हरियाणा के अंदर से होकर गुजर रहा है। तो हरियाणा अपनी इस भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, इस भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए, और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग एक तरह से मैं कहना चाहूंगा प्रोग्रेसिव सोच के जो यहाँ पर लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो माहौल देना चाहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जो आज के समय बढ़ रहा है। आईटी के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव का कोई मुकाबला नहीं। हम पूरे देश की 50% कारें हम बनाते हैं, ठीक है, पूरे देश की 60% मोटरसाइकिलें हम बनाते हैं। इस तरीके से जो आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आने वाले समय में, क्योंकि हर आपके राजनीतिक प्रतिनिधि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ केडिया साहब लगातार बने हुए हैं। केडिया साहब कह रहे हैं 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निवेश की बात कही थी, उसे लेकर भी अब एक सवाल यहां पर पूछते नजर आए कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं, वही ऐड ऑन कर दे इसमें तो अच्छी बात है, उसके बाद मैं जवाब लूंगा अहलावत साहब से। नवीन केडिया जी। मेरा तो दो में कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही बात का मानना है, हाँ, कि आप जो प्रचार करते हैं ये हमने लाखों, अभी मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी ने कहा था कि लाखों करोड़ रुपए का हरियाणा में इन्वेस्टमेंट हुआ, जो पूरे देश के इन्वेस्टमेंट में महत्वपूर्ण योगदान था। आप उनका धरातल पर बताइए ना, कौन कौन सी फैक्ट्रियां लगी और कितने कितने रुपए का निवेश लगा है। आप लाखों करोड़ की बात मत करिए, आप इंडस्ट्री की बात करिए। कितने नौजवान साथियों को रोजगार दिया गया उसके अंदर, कितना हरियाणा सरकार को या वो उससे टैक्स के रूप में लाभ मिला, हरियाणा कितना सुदृढ़ हुआ है। आप बात करते हो हरियाणा नंबर 1 पर है, मैं कहता हूँ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। तो वो कारण क्या है? जब इतने लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतना रुपया आ रहा है, तो फिर बेरोजगारी में नंबर 1। केडिया जी, मैं चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। अभी फिलहाल एनएलडी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रेड्डू साहब, आपसे एक प्रतिक्रिया चाह रहा हूं, क्योंकि अब अहलावत साहब का भी फ्रेम मिल पा रहा है, पहले तो वो नहीं जुड़ पाए थे। अभी आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं जवाब लूंगा भारतीय जनता पार्टी से। बसंत जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने का काम किया, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे है, जो इंडस्ट्रियल सर्वे करता है, उसने बताया कि 1446 हमारी फैक्ट्रियां इसलिए बंद हो गई क्योंकि आपने कारण पूछा था और आपने तर्क भी दिया था कि ये कारण हो सकता है उन्होंने मानक पूरे नहीं किए होंगे। बट द रीजन गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई एम रीडिंग हियर, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस initiatives of the Haryana government have failed to translate on the grounds। जो हरियाणा सरकार कहती है कि हम इजी बनाएंगे बिजनेस को, वो फेल हो चुका है। दैट इज सेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन हिज इंडस्ट्रियल ईयरली सर्वे। तो जब ये हो रहा है, साफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है ईज ऑफ डूइंग करेंगे हमने 140 कानून हटा दिए। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था भाई कानून है या नहीं है वो मायने नहीं रखता, वो मायने रखता है कि रेड्डू साहब इसका ये कि दिसंबर 2025 में 1446 फैक्ट्रियां बंद हुई। आप ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल आपने उसको क्लेरिफाई भी किया और कारण यही रहा उसका कि जटिलताएं इतनी थी कि मजबूरी में उद्योगपतियों को अपने कारखाने बंद करने पड़े। समझिए, जटिलताएं दो प्रकार की होती हैं। एक जटिलता होती है कानून जटिल है, उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज डाली गई है कि वो पूरी ना हो सकती हो,
और दूसरी जटिलता ये होती है जब कोई प्रशासनिक अधिकारी या जो अथोराइज्ड पर्सन है जिसको वो काम आगे बढ़ाना, फाइल आगे बढ़ानी है, जब उस फाइल को नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है तो वो जटिलताएं ना होते हुए भी पैदा हो जाती हैं। मतलब आप करप्शन की बात कर रहे हैं ना, देखा जाए तो वो कम हो जाती है। मतलब करप्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, करप्शन की, बिल्कुल 100% करप्शन की, क्राइम की, ये दो मुख्य बिंदु हैं। और उसके बाद यदि दो बिंदुओं के ऊपर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो आते हैं वो सहमत हो जाते हैं तो उसके बाद आता है फिर कानून सरल हो और अदर फैसिलिटी हो, सब्सिडी हो, टैक्स में छूट हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट आना कोई सरकार अकेले का फायदा नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का फायदा होता है, पूरी जनता का फायदा होता है। जो रोजगार भी मिलते हैं, चीजें भी सस्ती मिलती हैं, बहुत सारा बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा मिलता है, डेवलपमेंट ज्यादा करने के अवसर पैदा होते हैं। बट लेकिन वो बंद क्यों हो रहे हैं? कंसर्न मेरा तो ये है, आखिर जब हमारे ऑलरेडी सेटअप है वो बंद हो रहे हैं, और वो भी सिर्फ इस वजह से बंद हो रहे हैं कि सरकार उनको आसान तरीके नहीं दे पाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई हरियाणा की गवर्नमेंट फेल होगी ईज ऑफ डूइंग के लिए, इसलिए यहाँ पर ये फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। तो ये सरकार कानून बंद कर रही है। इन्होंने टैक्स में छूट दे दी, जीएसटी में छूट दे दी, भाई किसी को 10 साल की, 20 साल की, 12 साल की, 7 वर्ष के लिए हम जीएसटी में 20 से 30% की छूट देने का काम करेंगे, हम फाइनेंस करने का काम करेंगे, हम सब्सिडी भी देने का काम करेंगे। यू विल डू एवरीथिंग। बट जो मेन है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, उद्योगपति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसकी जान की सुरक्षा, और दूसरी बात होती है कि उसका दफ्तर में जाकर के मान सम्मान हो, उसको सम्मान मिले। इसके बाद सारी बातें वो पूरी कर लेते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे मित्र उद्योगपति हैं जिनसे हम बातें भी करते हैं, बैठते भी हैं, गपशप भी चलती है हमारी, उनकी प्रॉब्लम और समस्या भी हम सुनते हैं, वो बताते हैं हमारे को। तो मेन बड़ी बात है क्राइम एंड करप्शन, इनको पहले दूर कीजिए। और इसके बाद जो हैपनिंग इंडिया 2016 की बात चल रही है, केडी साहब ने उठाई, केडिया साहब ने, तो वो जो उस टाइम लाखों करोड़ रुपए हरियाणा के खर्च हुए थे, और करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, और लाखों करोड़ के जो है ना एग्रीमेंट एमओयू बनाए गए थे। उसका तो कम से कम हमारे को बताए कि कितना % उसमें हुआ। अभी देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आज के ही अखबार में छपा हुआ है। ये कहते हैं रकम के वायदे बहुत हो चुके हैं, अब हमें कारखाने चाहिए। ये कहते हैं कि 61.8% भारत को पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 5% भी भारत में उद्योग नहीं लगाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसलिए मैं सभी उद्योगपतियों को अब जापान ही लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि हमारे जो ना 62% जापानी फैक्ट्री उद्योगपति हमारे इंडिया को पसंद करते हैं। बट हमारे प्रदेश में, हमारे देश में फैक्ट्री 1400 है, जबकि थाईलैंड में 6000 है। हमारे कागजों के ऊपर साइन होते हैं, फैक्ट्रियां थाईलैंड में लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये यही रीजन है कि हिंदुस्तान में भी और हरियाणा प्रदेश में भी जो सबसे बड़े काम हमारे साथ लगातार है। केसी मलकानिया जी, इसी पर प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगा सर। देखो, ये सही है कि करप्शन है, और मैंने देखा, प्रैक्टिकली देखा है इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे HSD की मैंने बात की थी, तो वहाँ एक सीवरेज के लिए जो है JER गया कि मैं सीवरेज कनेक्शन देता, तो उसको ऊपर तक अप्रोच किया। जैसे जैसे अप्रोच करता गया 10,000, 20,000, 50,000 तक फाइन लगता गया, और जितनी फैक्ट्री की पेमेंट थी उसका 1/3 भरना पड़ा, तब सीवरेज कनेक्शन। और सिर्फ उसमें ये बताया गया कि आपने वेंटिलेटर बढ़ाया है और इसके लिए बढ़ाने के आपको फाइन लग रहा है, और उसके बाद 100% वहां अलाउ था करने के लिए। तो आप छोटे से छोटे एम्प्लॉइज को खुश नहीं करोगे, उसकी बात नहीं मानोगे। मुझे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि नीचे खुश कर दो, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऊपर चले गए तो आपकी जटिलता बढ़ती जाएंगी और आपका काम नहीं होगा। तो इस प्रकार की जटिलताएं जब हो जाती हैं तो उससे निपटना भी बहुत जरूरी है। सरकार ऊपर से योजना बना सकती है, परंतु उनको लागू करना जो है वो अधिकारियों का काम है, और अधिकारी जो है वो नीचे के अधिकारियों पे डिपेंड करते हैं। जेई है, SDO है, AGM है, इन लोगों ने काम करना आता है। तो जो उद्योग लगते हैं उनको भरपूर जो है सहयोग नहीं मिलता, और जो ऊपर से टैक्स लग जाते हैं, गार्बेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्जेस, तो इस प्रकार जो उद्योग चल ही नहीं रहा
और चलते चलते उसको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ जाए, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ जाए, गार्बेज टैक्स देना पड़ेगी। ये मैं निजी की पंचकुला के इंडस्ट्री एरिया की बात कर रहा हूँ, जहां अभी दूसरा फेज जो है डेवलप हो रहा है, और वहां जो सीवरेज है वो गलियों में फैल रहा है, बदबू फैली है, बीमारियां फैलती है। तो कोई जो नया इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वहां की हवा देखेगा, वहां क्या देखेगा कि लेबर अनरेस्ट हो रही है, वहां जो है जो काम है आपका समय पर हो जाता है, आपको रॉ मटीरियल। सही बात है मलकानिया साहब, सारी चीजें देखी जाती हैं। आखिर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, नियम कितने ज्यादा सख्त हैं और कितना ज्यादा अनुकूल वो प्रदेश है जहां पर कोई भी निवेशक निवेश करना चाहता है। सही बात आपकी है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, उसके साथ से बदलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मलकानिया साहब। अब एलावत साहब हैं जवाब देने के लिए। एलावत साहब, अपने राजनीतिक साथियों को तो आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना कि धरातल पर कितनी इंडस्ट्री लगी, उनके चलते रोजगार कितना पैदा हुआ। अब रेड्डू साहब को आपने सुना कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 2025 में 1446 फैक्ट्री 2025 दिसंबर तक जो बंद हुई, इसके पीछे का तो कारण यही था कि जटिलताएं इतनी ज्यादा थी, नियम बहुत ज्यादा सख्त थे, माथापच्ची बहुत ज्यादा थी। आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसे लेकर सर पहले आपका जवाब। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे जो साथी, जो दूसरी पार्टियों के, विपक्ष की पार्टियों के जो प्रवक्ता साथी हैं, वो अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। उनका काम सरकार की नीतियों के अंदर कमियां ढूंढना होता है, लेकिन आंकड़े इसके विपरीत बोल रहे हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े ये बताते हैं। अगर हम हाल फिलहाल की ही बात करें, मई 2026 का जो पूरे देश का स्टेट जीएसटी कलेक्शन का जो डाटा है, उसके अंदर हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर आया। 4,456 करोड़ रुपए की कलेक्शन हरियाणा ने अकेले करके दी। वो उसके अंदर बीच जो में रोक रहा हूं आपको, मुंबई से मुख्यमंत्री